सुबह के 4 बजे। सुबह के 4 बजे अलार्म बजने से पहले ही जस्टिस माधवन मेनन की नींद खुल गई। यह उनकी आदत थी, एक अनुशासित जीवन का हिस्सा। बाहर अंधेरा अभी छटा नहीं था। खिड़की की सलाखों से रिसती ठंडी हवा उनके सफेद बालों को हल्के से सहला रही थी। वो उठे और लाइब्रेरी की ओर चल पड़े। वो कमरा उनके घर का दिल था। दीवारें कानून की किताबों से भरी थीं। उन किताबों की गंध उनके लिए प्राणवायु थी। हर किताब, हर कानून संहिता उन्हें कंठस्थ थी। पिछले 35 साल के उनके सरकारी जीवन का सार उन दीवारों में सुरक्षित था। न्याय के देवता का प्रतिनिधि, सहकर्मी उन्हें ऐसा कहते थे और वो मानते थे कि इसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं थी। कठोर, ईमानदार, कानून का अंतिम शब्द। रिटायरमेंट में अब बस कुछ महीने बाकी थे। एक बेदाग करियर। पीछे मुड़कर देखने पर सिर्फ गर्व। सुबह की योग और प्राणायाम की दिनचर्या के बाद उन्होंने अखबारों पर नजर डाली। हमेशा की तरह उनके द्वारा सुनाए गए फैसलों की खबरें वे ध्यान से पढ़ते थे। उनके फैसलों में जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात पर उनका विशेष जोर था। चाय लाऊं? उनकी पत्नी सरस्वती की आवाज ने उन्हें विचारों से बाहर खींचा। नहीं, कोर्ट के लिए निकलने का समय हो गया, उन्होंने गंभीरता बरकरार रखते हुए कहा। सरस्वती को वो गंभीरता परिचित थी, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि उस गंभीरता के किले के भीतर एक प्रेममय दिल था। लेकिन वो किला भेद कर बाहर आने की इजाजत उन्होंने किसी को नहीं दी थी, यहां तक कि सरस्वती को भी नहीं। वो कोर्ट के लिए निकल पड़े। शहर के शोर शराबे के बीच भी उनका मन शांत था। आज जिन मामलों का फैसला करना था, उनकी फाइलें उनके दिमाग में साफ उभर आईं। हर एक को न्याय के तराजू में सटीक तौलने की तैयारी में थे जस्टिस माधवन मेनन। उस दिन कोर्ट की कार्यवाही हमेशा की तरह आगे बढ़ी। दोपहर बाद कुछ छोटे मोटे मामले सामने आए। सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव करने वाले, जुर्माना न चुकाने वाले माइनस ऐसे ही लोग। उनमें से ही था वो व्यक्ति जिसे जस्टिस माधवन मेनन ने पहली बार देखा। आरोपियों के कटघरे में खड़ा वो व्यक्ति 60 साल से अधिक उम्र का लग रहा था। गंदे फटे कपड़े, उलझी हुई दाढ़ी और बाल। चेहरा ऐसा मानो समय की हर परीक्षा से गुजर चुका हो। उसकी आंखों में दीनता और उदासीनता एक साथ छाई थी। नाम? कोर्ट के क्लर्क ने पूछा। वो चुप रहा, सिर झुकाए खड़ा रहा। क्या आरोपी को सुनने में कोई दिक्कत है? जज ने पुलिस वाले से पूछा। नहीं सर, ये कुछ दिनों से शहर में इधर उधर भटक रहा है। पूछने पर कोई साफ जवाब नहीं देता, पुलिस वाले ने कहा। जस्टिस माधवन मेनन ने उसे गौर से देखा। एक ऐसा इंसान जिसने जीवन में सब कुछ खो दिया हो। समाज के लिए बोझ, कानून को अपना रास्ता चलना था। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हंगामा करने और यात्रियों को परेशान करने का आरोप। क्या तुम गुनाह कबूल करते हो? वो बूढ़ा धीरे से सिर उठाकर जज की ओर देखने लगा। उस नजर ने एक पल के लिए जज के दिल को छू लिया, लेकिन उन्होंने इसे तवज्जो नहीं दी। ऐसे अपराध दोबारा न हो, इसके लिए सबक जरूरी है। आरोपी को 2 दिन की साधारण कैद की सजा सुनाई जाती है। हथौड़े की आवाज के साथ वो फैसला लागू हो गया। बिना किसी भाव भंगिमा के पुलिस वाले उसे लेकर बाहर चले गए। जस्टिस माधवन मेनन के मन में उस घटना ने जरा सा भी हलचल नहीं मचाई। उस दिन के सैकड़ों मामलों में से एक, बस इतना ही। उस रात अगले दिन के मामलों की पढ़ाई करते हुए या सरस्वती से बात करते हुए उस भिखारी का चेहरा उनके दिमाग में नहीं आया। वो पूरी तरह एक साधारण दिन था। 2 दिन बीत गए। वो रविवार था। हमेशा की तरह नहीं। जस्टिस माधवन मेनन बगीचे में उतरे और पौधों की देखभाल करने लगे। मन को थोड़ा सुकून देने वाले पल। तभी उनकी नजर गेट के बाहर खड़े एक शख्स पर पड़ी, वही भिखारी। लेकिन आज उसके कपड़े उतने मैले नहीं थे, शायद किसी ने दिए हों। 2 दिन की जेल ने उसमें कोई बदलाव नहीं लाया था, ऐसा लगा। जज ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। भीख मांगने का कोई संकेत नहीं। गेट की सलाखों को पकड़े वो अंदर की ओर देख रहा था। कुछ देर बाद जज को बेचैनी होने लगी। वो गेट की ओर बढ़े। क्या चाहिए? यहां भीख देने की सुविधा नहीं है। उनकी आवाज में हमेशा की गंभीरता थी। वो आदमी डरा नहीं, उसने शांत नजरों से जज को देखा। मुझे भीख नहीं चाहिए साहब। तो यहां क्यों खड़े हो? पुलिस को बुलाऊं? बस एक बार आपको देखने आया था। उसकी आवाज धीमी थी।
जस्टिस माधवन मेनन को गुस्सा आया। मुझे देखने से क्या? तुम मुझे जानते हो? वो सवाल था, और उसका जवाब एक गड़गड़ाहट की तरह जज के कानों में पड़ा। वो बूढ़ा धीरे से बोला, आपको शायद मुझे याद न हो, लेकिन मुझे आप याद है। 20 साल पहले सन 1995, केस नंबर 302, कल्लूर मंदिर की मूर्ति चोरी का केस। हर शब्द जस्टिस माधवन मेनन के दिल में चुभता गया। उनकी स्मृति के पन्ने तेजी से पलटने लगे। एक युवा जज के रूप में अपने करियर की शुरुआत का समय, वो सनसनीखेज केस, उसका आरोपी। उनकी आंखें फैल गईं, शरीर हल्का सा कांपने लगा। अविश्वास के साथ उन्होंने सामने खड़े उस शख्स को सिर से पांव तक देखा। समय ने उस चेहरे को मिटा दिया था, लेकिन स्मृति के कोनों में वो चेहरा कहीं उभर रहा था। राघवन, अनायास उनके होठों से निकला। उस बूढ़े की आंखें भर आईं। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो एक सिसकी में बदल गई। हाँ सा, उस कुर्सी पर बैठकर मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले साहब को एक बार देखने आया था। जस्टिस माधवन मेनन टूट गए। दुनिया उलट पुलट होने लगी। उन्होंने गेट की सलाखों को कसकर पकड़ लिया। उनके पैरों तले की जमीन खिसक रही थी। न्याय के उस किले की नींव हिल रही थी। उस रात जस्टिस माधवन मेनन सो नहीं सके। राघवन का चेहरा और उसकी बातें उनके दिमाग में बार बार घूम रही थीं। वो लाइब्रेरी में गए। कांपते हाथों से पुरानी फाइलों वाला अलमारी खोला। धूल भरी एक पुरानी फाइल उन्होंने निकाली। केस नंबर 302/1995। हर पन्ना पलटने के साथ उनके दिल की धड़कन बढ़ती गई। वही शब्द जो उन्होंने उस दिन पढ़े थे, लेकिन आज उनका मतलब अलग था। परिस्थितिजन्य साक्ष्य दबाव में बदला गया गवाह का बयान। राघवन की बेबस दलीलें। उस दिन उन्होंने सब नजरअंदाज कर दिया था। अभियोजन की चतुराई और केस जल्दी खत्म करने के अहंकार में उन्होंने एक निर्दोष की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। अन्ना, अभी तक सोए नहीं? सरस्वती की आवाज से वो चौंक गए। उनके चेहरे पर घबराहट और पसीना देखकर सरस्वती ने पूछा, क्या हुआ? चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ नहीं, उन्होंने झूठ बोला। पहली बार अपनी पत्नी से एक सच छिपाकर वो खड़े रहे। बाहर बारिश शुरू हो गई। बारिश की हर बूंद उनकी अंतरात्मा पर कोड़े की तरह पड़ रही थी। उस रात न्याय का वो प्रहरी पहली बार एक अपराधी की तरह अंधेरे में अकेला बैठा रहा, अपने फैसले का इंतजार करते हुए, ये नहीं जानते कि उसका प्रायश्चित क्या होगा। अगली सुबह जस्टिस माधवन मेनन के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। उनकी सारी दिनचर्या गड़बड़ा गई। योग करने बैठे, लेकिन उनका ध्यान कहीं नहीं टिका। दिमाग में सिर्फ राघवन का चेहरा। कानून की किताबों को देखा तो अक्षर उन्हें ताने मारते लगे। सच, न्याय जैसे शब्दों का वो अर्थ खो गया जो उन्होंने अब तक माना था। नाश्ते के समय सरस्वती ने उन्हें गौर से देखा। अन्ना, आप बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। चलिए डॉक्टर के पास। कुछ नहीं सरस्वती, उन्होंने भावहीन होकर कहा। बस थोड़ा सिरदर्द है। ये झूठ था, लेकिन सच कैसे कहें? अपनी गलती से एक निर्दोष की जिंदगी बर्बाद हो गई, ये अपनी पत्नी को कैसे बताएं? जो उनकी ईमानदारी पर गर्व करती थी, उस औरत के सामने वो कैसे स्वीकार करें कि वो एक अपराधी हैं? उस दिन कोर्ट गए, लेकिन उनका मन वहां नहीं था। दलीलें और जवाब उनके कानों तक नहीं पहुंचे। कटघरे में खड़े हर इंसान में उन्हें राघवन दिखाई दिया। उनकी एक सजा अब कितनी जिंदगियों को बदल देगी, ये डर पहली बार उन्हें सताने लगा। उन्होंने एक फैसला लिया, राघवन को फिर से ढूंढना होगा। इस बार जज के रूप में नहीं, अपनी गलती का प्रायश्चित मांगने वाले एक साधारण इंसान के रूप में। सच जानना होगा। लंच के ब्रेक में किसी की नजरों से बचते हुए जस्टिस माधवन मेनन अपनी कार में शहर की सड़कों पर निकल पड़े। मंदिरों के सामने बस स्टैंड के कोनों में उन्होंने राघवन को खोजा। आखिरकार एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे शून्य में नजरें गड़ाए बैठे राघवन को उन्होंने ढूंढ निकाला। उन्होंने कार एक तरफ खड़ी की और राघवन के पास गए। जज को देखकर राघवन उठने की कोशिश करने लगा। नहीं, बैठो, माधवन मेनन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। उनकी आवाज में नरमी थी। वह राघवन के पास बैठ गए। आसपास की दुनिया उन्हें नजरअंदाज करती रही। राघवन, मुझे तुमसे बात करनी है। राघवन चुप रहा। उसकी आंखों में न सवाल थे न शिकायत, बस एक ऐसी उदासीनता जो सब कुछ खो चुके इंसान की होती है। उस दिन क्या हुआ था? तुम्हारी जिंदगी वो कैसी थी? जज ने पूछा।
उस सवाल ने सालों से बंद एक स्मृति का दरवाजा खोल दिया। राघवन की आंखों में हल्की सी चमक आई। वो बोलने लगा, फ्लैशबैक। मैं एक मूर्तिकार था साहब, लकड़ी पर नक्काशी करता था। मेरे पिता ने सिखाया था। कल्लूर गांव में मेरी एक छोटी सी कार्यशाला थी। मेरी लक्ष्मी और बेटी गौरी, वही मेरी दुनिया थी। राघवन की स्मृतियों में वो पुराना गांव जीवंत हो उठा। नदी के किनारे का छोटा सा घर, आंगन में आम के पेड़ के नीचे बैठकर लकड़ी पर आकृतियां उकेरता राघवन, इधर उधर खेलती हंसती छोटी सी बेटी गौरी, प्यार से चाय लाती पत्नी लक्ष्मी, सुख के रंगों से भरा एक छोटा सा पारिवारिक चित्र। मंदिर के उत्सव के लिए नया रथ बनाने का काम मुझे मिला था। मैंने दिन रात उस पर काम किया। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य था वो। मेरा सपना था कि अपनी बेटी को उस रथ पर बिठाकर गांव में घुमाऊं। बोलते बोलते राघवन की आवाज लड़खड़ा गई। वो रंगीन चित्र कब का मिट चुका था। राघवन की कहानी सुनकर माधवन मेनन के भीतर का अपराध बोध एक चिंगारी की तरह सुलगने लगा। ये महज एक केस फाइल नहीं थी, उनके सामने एक इंसान के सपनों की राख थी। उसी दिन उन्होंने एक फैसला लिया। इस केस की गुप्त रूप से फिर से जांच करनी होगी। आधिकारिक तौर पर यह संभव नहीं था। ये न सिर्फ उनके करियर को बल्कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता को भी चुनौती देगा। उन्होंने अपने पुराने विश्वसनीय हेड क्लर्क गोपालन पिल्लई को बुलाया। रिटायर होने के बाद भी वो जज के साथ अच्छा रिश्ता रखते थे। पिल्लई, मुझे एक मदद चाहिए, बहुत गोपनीय होनी चाहिए। जज का चेहरा देखकर गोपालन पिल्लई में उत्सुकता जागी। बताइए साहब। 20 साल पहले का एक केस, कल्लूर मूर्ति चोरी का केस। मुझे उस फाइल में कुछ लोगों के बारे में जानना है। उन्होंने 2 नाम लिख कर दिए। एडवोकेट नंबियार, उस समय के पब्लिक प्रोसिक्यूटर, चंद्रन, केस का मुख्य गवाह। नंबियार अब कोच्चि में बड़ा कॉर्पोरेट वकील है। उसका पता लगाना आसान है, लेकिन ये चंद्रन, मुझे उसके बारे में जानना है। उसे क्या हुआ, वो अब कहां है? मैं कोशिश करूंगा साहब, लेकिन इतना पुराना केस अब क्यों? गोपालन पिल्लई ने संदेह से पूछा। कभी कभी न्याय देर से मिलता है पिल्लई, और कभी कभी हम ही उसे देर कर देते हैं, जज ने जैसे स्वयं से कहा। गोपालन पिल्लई को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जज के शब्दों का वजन उन्होंने महसूस किया। उन्होंने वो जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। लाइब्रेरी की ठंडक में बैठकर माधवन मेनन ने फिर से उस फाइल में गिरफ्तारी के विवरण पढ़े। पुलिस की रिपोर्ट, हर शब्द अब उन्हें जहर बुझा हुआ लग रहा था। फ्लैशबैक, वो एक शाम का समय था। रथ का काम खत्म कर राघवन अभी घर पहुंचा ही था। गौरी को गोद में बिठाकर वो कहानी सुना रहा था। तभी आंगन में जीप की आवाज गूंजी। 2 पुलिस वाले अंदर आए। राघवन कौन है? मैं हूं, तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। कुछ समझ न आने पर राघवन स्तब्ध रह गया। क्यों? मैंने क्या गलत किया? वो सब स्टेशन पर चलकर बता। चल। लक्ष्मी रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ी। वो बेकसूर है साहब, उसने कोई गलत काम नहीं किया। पुलिस वालों ने उसे धक्का देकर हटाया। डर से गौरी चीखकर रोने लगी। उस रोने की आवाज के बीच पुलिस वाले राघवन को जीप में खींच ले गए। पूरे गांव की नजरों के सामने एक अपराधी की तरह वो जीप में बैठकर दूर चला गया। उसने अपनी जिंदगी की रोशनी बुझते देखा। दिन बीत गए। गोपालन पिल्लई एक खबर लेकर आए। साहब, एडवोकेट नंबियार कोच्चि में सबसे महंगा वकील है। एक केस की फीस लाखों में है। राजनीति में भी उसकी अच्छी पकड़ है। चंद्रन? जज ने उत्सुकता से पूछा। गोपालन पिल्लई का चेहरा मलिन हो गया। साहब, मैंने उस गांव में पूछताछ की। केस खत्म होने के कुछ महीनों बाद चंद्रन गांव छोड़कर चला गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसे बहुत सारा पैसा मिला और वो मुंबई चला गया, लेकिन उसके बाद किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। कुछ कहते हैं कि वो अब जीवित नहीं। जस्टिस माधवन मेनन की कहानी, उस जानकारी ने जस्टिस माधवन मेनन के संदेहों को और बढ़ा दिया। एक साधारण गवाह को अपने गांव से क्यों भागना पड़ेगा? क्या उसे किसी ने धमकी दी थी या फिर पैसे देकर चुप करा दिया गया था? उन्होंने फैसला किया उन्हें खुद कल्लूर जाना होगा। भेष बदलकर एक साधारण व्यक्ति बनकर। राघवन का अतीत उस मिट्टी में गहराई तक जड़ें जमाए हुए था। शायद सत्य के कुछ सुराग भी वहीं मिले। अगले दिन बिना किसी को बताए एक पुराने मंदिर के दर्शन के बहाने जस्टिस माधवन मेनन कल्लूर गांव की ओर रवाना हो गए। ये यात्रा उनके अतीत को सुधारने की शुरुआत थी।
कल्लूर का अपरिवर्तित स्वरूप। कल्लूर गांव ज्यादा नहीं बदला था। 20 सालों में कुछ नई इमारतें जरूर बनी थीं, लेकिन गांव की आत्मा वही पुरानी थी। जस्टिस माधवन मेनन ने एक इतिहास के छात्र की तरह भेष बदला और कल्लूर मंदिर की ओर चल पड़े। वो पुराना शिल्पशाला जहां राघवन ने रथ बनाया था, अब ढहा दिया गया था। मंदिर में नए नक्काशी के काम दिख रहे थे, लेकिन उनमें राघवन के हाथों से बनी मूर्तियों की सुंदरता नहीं थी। उन्होंने मंदिर के बुजुर्ग पुजारी से बात शुरू की। मैं एक पुराने केस के बारे में अध्ययन करने आया हूं। यहां कई साल पहले एक मूर्ति चोरी हुई थी ना? पुजारी का चेहरा उदास हो गया। उस बात को याद मत दिलाइए साहब। वो इस गांव के लिए सबसे बड़ा कलंक था। राघवन जैसा गरीब इंसान। क्या आपको लगता है कि वो निर्दोष था? जज ने उत्सुकता से पूछा। मैं भगवान के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन राघवन ऐसा इंसान था जो चींटी को भी नहीं मारता था। उसके हाथों ने केवल भगवान की मूर्तियां बनाई थी। चोरी करना उसे नहीं आता था। सब विधि का खेल था। वहां से निकलकर वे गांव की पुरानी चाय की दुकान पर बैठे। चाय वाले वासु पिल्ले को गांव की हर धड़कन की खबर थी। पुरानी बातों का जिक्र छेड़ने पर उसने भी राघवन की अच्छाई की बात की। उस केस में गवाही देने वाला चंद्रन वही असली गुनहगार था। केस खत्म होने के बाद उसके पास ढेर सारा पैसा आ गया। फिर वो यहां से चला गया। सुना है मुंबई चला गया। गंदे पैसे की बू आते ही वो इस तरफ नहीं दिखता। हर शब्द माधवन मेनन के संदेहों को पुख्ता कर रहा था। राघवन निर्दोष था। चंद्रन ने झूठी गवाही दी थी, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए किसने मजबूर किया और क्यों? धमकी भरा फोन कॉल। कल्लूर से लौटने के 2 दिन बाद एक रात उनके निजी फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उन्होंने फोन उठाया। दूसरी तरफ सन्नाटा था। हेलो। कुछ पल बाद एक रूखी आवाज आई। जस्टिस माधवन मेनन? हाँ, कौन है? नाम में क्या रखा है? पुरानी बातों को बेवजह मत कुरेदिए। सोते हुए को जगाने की कोशिश मत कीजिए। अगर वो जाग गया तो शायद काट ले। आपके घर में पत्नी और बेटी हैं ना? याद रखिएगा। जवाब देने से पहले ही कॉल कट गया। माधवन मेनन का शरीर ठंडा पड़ गया। ये धमकी थी। कोई उनकी कल्लूर यात्रा और पुरानी बातों की खोजबीन के बारे में जानता था। असली गुनहगार अभी भी उनकी निगरानी कर रहे थे। पहली बार जज की कुर्सी से बाहर निकलकर उन्हें अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। डर उनकी नसों में रेंगने लगा। परिवार की सुरक्षा और सत्य की खोज। उस फोन कॉल ने माधवन मेनन को हिलाकर रख दिया। राघवन को न्याय दिलाने का जुनून डर में बदल गया। उनकी सबसे बड़ी चिंता अब उनके परिवार की सुरक्षा थी। क्या इस खोज को यहीं रोक देना चाहिए? क्या राघवन को गुप्त रूप से मदद करके इस सत्य को अपने साथ दफन कर देना चाहिए? उनका मन एक धर्म संकट में फंस गया। उनकी बेचैनी और डर को उनकी पत्नी सरस्वती ने तुरंत भांप लिया। उस रात उन्होंने साफ साफ पूछ लिया, क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? मुझसे छिपाकर आप इस तरह तड़प रहे हैं, ये मैं नहीं देख सकती। क्या मैं इस जिंदगी का हिस्सा नहीं हूं? उनके प्यार और चिंता भरी आंखों के सामने माधवन मेनन टिक नहीं पाए। उन्होंने सब कुछ बता दिया। राघवन की कहानी, उनकी गलत सजा और अब मिली धमकी, सब कुछ। सब सुनने के बाद सरस्वती की आंखें नम हो गईं, लेकिन उनके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक दृढ़ संकल्प चमक रहा था। उन्होंने उनके हाथों को मजबूती से पकड़ा। मुझे अपने पति पर हमेशा गर्व रहा है और अब भी वही है। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश करने वाला ही असली बड़ा इंसान होता है। वो आगे बोली, आपने जो कानून पढ़ा वो सत्य के लिए है। उस सत्य को सामने लाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपके साथ हूं। हमारी बेटी के लिए डरने की जरूरत नहीं। जो सत्य के साथ खड़े होते हैं उन्हें भगवान नहीं छोड़ता। सरस्वती के शब्दों ने उनके डर को दवा की तरह मिटा दिया। ये एहसास कि वो अकेले नहीं है ने उन्हें नई ताकत दी। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। अन्वेषण की नई शुरुआत। नए आत्मविश्वास के साथ माधवन मेनन और गोपालन पिल्ले ने जांच को और तेज किया। इस बार उनका निशाना था एडवोकेट नंबियार। गोपालन पिल्ले ने अपने पुराने रिश्तों का इस्तेमाल कर नंबियार के अतीत को खंगालना शुरू किया। जल्द ही पहली कड़ी मिली। राघवन की गिरफ्तारी से ठीक पहले मंदिर के रथ निर्माण का पूरा ठेका उसे मिला था। साथ ही एक सांस्कृतिक केंद्र बनाने का बड़ा प्रोजेक्ट भी सरकार के विचाराधीन था।
उस प्रोजेक्ट की देखरेख का जिम्मा राघवन की ईमानदारी को देखते हुए उसे देने की बात कमेटी ने मौखिक रूप से तय की थी। गोपालन पिल्ले को एक अहम जानकारी मिली। उस समय नंबियार का जूनियर वकील राघवन के बिजनेस में छोटा साझेदार रहे एक व्यक्ति से करीबी रिश्ता रखता था। राघवन के जेल जाने के बाद उस सांस्कृतिक केंद्र का ठेका उस साझेदार के नाम की एक कंपनी को मिला और उस कंपनी का कानूनी सलाहकार था एडवोकेट नंबियार। तस्वीर साफ हो रही थी। राघवन को केस में फंसाना उस बड़े ठेके को हथियाने की साजिश थी। नंबियार और राघवन के साझेदार ने मिलकर यह जाल बुना था। एक निर्दोष कलाकार को बलि चढ़ाकर उन्होंने लाखों कमाए। बढ़ता खतरा, जैसे जैसे सत्य सामने आ रहा था, दुश्मनों का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। वे और खतरनाक हो रहे थे। एक शाम जज की बेटी जब कॉलेज से लौट रही थी, एक बाइक ने उसका पीछा किया। उसे डराने के लिए बाइक उसके बहुत करीब से गुजरी। इससे भी भयानक घटना उस रात हुई। माधवन मेनन अपनी लाइब्रेरी में सोच में डूबे थे, तभी बाहर एक जोरदार आवाज आई। किसी ने फेंका हुआ एक पत्थर खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर आ गिरा। उस पत्थर में एक कागज लिपटा हुआ था। कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला। उसमें लाल स्याही से लिखा था, यह एक चेतावनी है, अगली बार तुम्हारी बेटी होगी। माधवन मेनन स्तब्ध रह गए। धमकियां अब उनके घर की चौखट तोड़कर अंदर तक पहुंच चुकी थीं। दुश्मनों को जितना चाहें उतना नीचे गिरने की ताकत थी। लेकिन उस पल उनके मन में डर नहीं, बल्कि एक जलता हुआ गुस्सा था। एक पिता का गुस्सा, एक इंसान का दर्द जिसे न्याय से वंचित किया गया था। अंतिम युद्ध, उस पत्थर ने माधवन मेनन के मन में बचे आखिरी डर को भी तोड़ दिया। अब कोई बातचीत नहीं, कोई समझौता नहीं, केवल युद्ध। लेकिन ये युद्ध कानून के रास्ते पर चलकर सालों ले सकता था। नंबियार जैसे अपराधी के लिए सबूतों को कमजोर करना और गवाहों को मिटाना आसान था। उन्हें जल्दी समाधान चाहिए था। सबसे पहले उन्होंने सरस्वती और अपनी बेटी को बैंगलोर में उनके भाई के घर भेज दिया। उनकी सुरक्षा सबसे जरूरी थी। उनके जाने के बाद वो बड़े घर में अकेले रह गए। लेकिन उस एकांत ने उन्हें नया साहस दिया। उन्होंने गोपालन पिल्ले को बुलाया। पिल्ले, हम उनसे सीधे मिलते हैं। सर, ये खतरनाक है। खतरा अब उनके लिए है। पिल्ले, एडवोकेट नंबियार को फोन करो। कहो कि जस्टिस माधवन मेनन बात करना चाहते हैं कल्लूर केस के बारे में। यह भी कहो कि मेरे पास सारे सबूत हैं और पुलिस को सौंपने से पहले मैं आखिरी बार उनसे बात करना चाहता हूं। उनके साझेदार को भी बुलाओ, वे आएंगे, क्योंकि वे जानना चाहेंगे कि मेरे पास कौन से सबूत हैं। गोपालन पिल्ले ने जज के निर्देशों का पालन किया। डर और उत्सुकता भरी आवाज में नंबियार उस मुलाकात के लिए राजी हो गया। अगले दिन शाम को जज के घर पर अंतिम मुलाकात। अगली शाम एडवोकेट नंबियार और उनका साझेदार बिजनेसमैन वर्गीस माधवन मेनन के घर पहुंचे। उनके चेहरों पर घमंड था, लेकिन अंदर डर साफ दिख रहा था। माधवन मेनन ने उन्हें अपनी लाइब्रेरी में बुलाया। उस कमरे में जहां कभी न्याय के ग्रंथ रखे गए थे, अब अन्याय के प्रतीक बैठे थे। मेज पर एक टेप रिकॉर्डर चुपके से चालू था। हमें क्यों बुलाया है? नंबियार ने अहंकार से पूछा। माधवन मेनन शांत रहे। बैठिए। 20 साल पहले जो कहानी हमने अधूरी छोड़ी थी, उसे पूरा करने के लिए उन्होंने बोलना शुरू किया। कल्लूर गांव, राघवन का रथ निर्माण, अचानक मिला ठेका, चंद्रन नाम के गवाह का गायब होना, केस खत्म होने के बाद वर्गीस की कंपनी को मिला नया ठेका। हर बात को उन्होंने मोतियों की माला की तरह पिरोया। आपसे एक गलती हो गई नंबियार, जज ने कहा। आपने सोचा कि राघवन सिर्फ एक गरीब शिल्पी है, लेकिन वो एक कलाकार था। एक कलाकार को खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसकी कला को नहीं। उस गांव के हर इंसान के मन में राघवन की ईमानदारी की एक मूर्ति आज भी है। वर्गीस का चेहरा पसीने से भीगने लगा। नंबियार ने खुद को संभालने की कोशिश की। यह सब आपकी कल्पना है जज साहब। आपके पास क्या सबूत है? सबूत? माधवन मेनन मुस्कुराए। सबूत मैं बनाता नहीं, ढूंढता हूं। चंद्रन को मुंबई से ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। आपकी बेनामी डील्स के दस्तावेज भी मिल जाएंगे। लेकिन इन सबसे बड़ा सबूत है आपका ये डर, एक निर्दोष के खोए हुए 20 साल। ये शब्द नंबियार की ढाल को तोड़ गए। वर्गीस रोते हुए जमीन पर बैठ गया। मैंने नहीं किया। सब नंबियार ने प्लान किया था। उसने मुझे धमकी दी थी। ये एक कबूलनामा था। टेप रिकॉर्डर की लाल बत्ती चमक रही थी। सत्य का खुलासा।
अगली सुबह केरल एक खबर से जागा। जस्टिस माधवन मेनन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मीडिया कर्मी उनके घर के सामने जमा हो गए। कैमरों के सामने बिना किसी भाव के वे खड़े थे। आज मैं आपसे एक जज के रूप में नहीं, बल्कि एक गलती सुधारने की इच्छा रखने वाले साधारण इंसान के रूप में बात कर रहा हूं। उन्होंने सब कुछ खुलकर बताया। राघवन का केस, उनकी गलती, बाद में हुई जांच, नंबियार और वर्गीस की साजिश। उन्होंने रिकॉर्ड की गई बातचीत और अन्य दस्तावेज मीडिया के सामने रखे। अंत में उन्होंने कहा, एक निर्दोष को न्याय देने में नाकाम रहने वाले को इस पद पर बने रहने का कोई हक नहीं। मैं अपने जीवन के इस काले अध्याय के लिए केरल की जनता से माफी मांगता हूं। मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। यह एक ऐतिहासिक पल था। अपनी गलती स्वीकार कर एक जज ने पद छोड़ा। आत्मसम्मान की चोट सहकर आत्मा को शुद्ध करने की एक कोशिश थी ये। राघवन को न्याय, माधवन मेनन के खुलासे ने समाज में तूफान ला दिया। कानून जागा और कार्रवाई शुरू हुई। नंबियार और वर्गीस को गिरफ्तार कर लिया गया। केस की दोबारा जांच हुई और कुछ ही दिनों में कोर्ट ने राघवन को पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। लेकिन माधवन मेनन का मिशन यहीं खत्म नहीं हुआ। अब एक साधारण नागरिक के रूप में उन्होंने अपनी बचत का एक हिस्सा निकालकर राघवन के लिए एक छोटा सा घर खरीदा। लेकिन राघवन की आंखों में वो खालीपन अभी भी बाकी था। खोया हुआ जीवन कैसे लौटाया जा सकता था? उनके सामने एक ही रास्ता था, राघवन की बेटी गौरी को ढूंढना। गोपालन पिल्लई की मदद से उन्होंने ये खोज शुरू की। ये आसान नहीं था। सालों बीत चुके थे। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार वे गौरी को ढूंढ निकाले। कोयम्बटूर में कपड़ा मिल में काम करने वाली गौरी अपने पति द्वारा छोड़े जाने के बाद एक बच्चे के साथ अकेले जी रही थी। माधवन मेनन खुद गौरी से मिलने गए। पहले तो उसे कुछ भी विश्वास नहीं हुआ। जिस पिता को वो मरा हुआ समझती थी, वो जीवित था। ये सत्य उसे स्तब्ध कर गया। माधवन मेनन ने उसे सब कुछ बताया। अगले दिन वे गौरी और उसके बच्चे को लेकर राघवन के पास पहुंचे। राघवन अपने नए घर के बरामदे में बैठा था। दूर से आते लोगों को उसने गौर से देखा। भीड़ में से आगे बढ़ती उस स्त्री को उसने तुरंत पहचान लिया। समय ने भले ही बहुत कुछ बदल दिया हो, लेकिन एक पिता को अपनी बेटी को पहचानने में एक पल ही काफी था। मोली गौरी, उसकी आवाज गले में अटक गई। पापा कहते हुए गौरी दौड़कर उसकी छाती से लिपट गई। सालों से दबाए गए आंसुओं का बांध टूट गया। पिता और बेटी एक दूसरे से लिपटे रहे और समय ने मिटाए हुए घाव भरने शुरू कर दिए। माधवन मेनन दूर खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखें भी नम थीं। थोड़ी देर बाद राघवन उनके पास आए। उनकी आंखों में अब वह पुराना खालीपन नहीं था। उसकी जगह एक नम कृतज्ञता थी। साहब, उनके पास शब्द नहीं थे। मैंने कुछ नहीं किया राघवन, बस एक कर्ज चुकाया, माधवन मेनन ने कहा। राघवन ने उनके हाथ पकड़े। साहब, आपने मुझे मेरा जीवन वापस नहीं दिया, लेकिन जीने की एक वजह दी। वो शब्द माधवन मेनन के लिए काफी थे। उन्होंने एक पद और सम्मान खोया था, लेकिन बदले में उन्हें आत्मा का उजाला मिला। न्याय के ग्रंथों में लिखे हजारों फैसलों से बड़ा था वो एक जीवन जिसे उन्होंने सुधार दिया।